राधे राधे, हरे कृष्णा। इस बार एक तारीख आ रही है जिसमें चंद्रमा का प्रभाव आप पर कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। पूरा चांद सुर्ख लाल हो जाएगा। चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण की पृष्ठभूमि क्या है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर क्या पड़ने वाला है, कौन सी राशि के व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सूतक क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इस पर मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, सब बताऊंगा। 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, सब लोगों ने सागर मंथन की बात कई बार अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीकों से सुनी होगी। एक बार देवों की शक्तियां कम होने लग गई थी। नीचे कैसे कूर्म अवतार में विष्णु जी कछुए के रूप में लगे, तब फिर मोहिनी अवतार लेकर विष्णु जी आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र जाकर उस राक्षस को बीच से 2 भागों में काट दिया, जिसको शिव जी ने ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया। अब ये राक्षस के 2 टुकड़े क्यों हुए? चंद्र ग्रहण ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटना माना जाता है। हो सकता है आप ज्योतिष न माने। जब आप यह मानते हैं कि सूरज का प्रभाव हम पर सीधे पड़ता है, अक्षत का शत शत नमन। जब आप यह मानते हैं कि सूरज का प्रभाव हम पर सीधे पड़ता है, पड़ता ही है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को पसीना ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को धूप से उसकी त्वचा जलती है, रंग बदलता है। और एक ऐसा भी समुदाय है या कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर हम धूप सेकते हैं, जिसे सूर्य स्नान कहते हैं। तो इस बात पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि सूरज का प्रभाव आपके ऊपर सीधे पड़ता है। जब आप ये मानते हैं और खुद आप अनुभव भी करते हैं कि सूरज का प्रभाव पृथ्वी में रहने वाले हर जीव पर सीधे पड़ता है, तो आपको क्यों लगता है कि चंद्रमा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता होगा या नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ता है और जरूर पड़ेगा। और इस बार एक तारीख आ रही है जिसमें चंद्रमा का प्रभाव आप पर कुछ ज्यादा ही पड़ेगा। वह तारीख है 3 मार्च 2026। 2026 का पहला चंद्र ग्रहण खास इसलिए भी है क्योंकि एक तो वह होलिका दहन के साथ आ रहा है, क्योंकि 3 मार्च को ही होलिका दहन भी है। दूसरा इसलिए और खास है क्योंकि इसे रक्त चंद्र भी कहते हैं। ये वह वाला चंद्र ग्रहण है जिसमें पूरा चांद सुर्ख लाल हो जाएगा और ये आप भारत से देख पाएंगे। इसे रक्त चंद्र कहते हैं, पूरा लाल हो जाता है। अब बात यह है कि ये इतना खास क्यों है, इस पर आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, इस पर मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, सब बताऊंगा। इसमें 2-3 सवाल निकल कर आए। पहली बात, चंद्र ग्रहण क्या होता है? मेरा मानना है ज्यादातर लोगों को पता होगा, इसलिए उसको संक्षेप में समझेंगे। दूसरा, चंद्र ग्रहण की पृष्ठभूमि क्या है? हमारे पौराणिक गाथाओं के हिसाब से, प्राचीन हिंदू ग्रंथों के हिसाब से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तीसरी जरूरी बात, इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर क्या पड़ने वाला है और हर व्यक्ति पर भी क्या पड़ने वाला है। हो सकता है आप राशि ना मानते हो कि अरे ज्योतिष नहीं मानूंगा, तो भी इंसान तो आप हैं ही, है ना? तो हर व्यक्ति विशेष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और राशियों के हिसाब से कौन सी राशि के व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी मैं बताऊंगा। कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, चंद्रमा का प्रभाव आप पर पड़ेगा। और साथ में सूतक लगता है। सूतक क्या होता है? सरल सा शब्द है, लेकिन सुनकर ऐसा लगता है पता नहीं क्या बताने वाला है। आप यह समझ लीजिए कि ग्रहण से कुछ समय पहले का अशुद्ध समय अशुभ भी कह सकते हैं। इसको अशुभ और अशुद्ध दोनों माना गया है और यह चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू होता है। तो इसे ग्रहण का अशुद्ध पाप। हमारे जो चंद्र ग्रहण है उसका ये 9 घंटा कौन सा है जिसको हम सूतक कह रहे हैं? क्या करना है? इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आप पर न पड़े या सकारात्मक पड़े, और क्या नहीं करना है ताकि इसका असर जो आप पर पड़ने वाला हो वह या तो कम पड़े या न पड़े, ये सब हम इसमें बताने वाले हैं। शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण असल में होता क्या है।
सबसे पहले ये बताता हूं। तो सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि मेरा मानना है कि हम सबको पता ही है। हम लोगों ने सबने अपने अपने विद्यालय में पढ़ा हुआ है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, पर फिर भी बहुत ही संक्षेप में, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं और पृथ्वी आ जाती है बीच में, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंचती हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण जो चंद्रमा है वो पूरा अंधकारमय हो जाता है। उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। हिंदी में चंद्र ग्रहण, इस बार रक्त चंद्र है। रक्त चंद्र क्यों है? क्योंकि कई बार इस प्रकार का कोण बन जाता है कि पृथ्वी से ही थोड़ी सी रोशनी छनकर चांद तक पहुंचती है, जिसकी आभा लाल हो जाती है, लालिमा कहते हैं। तो सूरज से जो रोशनी निकलती है वह एक विशेष कोण की वजह से पृथ्वी के चारों ओर से होते हुए चंद्रमा पर पड़ती है और वह लालिमा लिए होती है। इसीलिए जो श्वेत चंद्रमा है वह लाल दिखने लग जाता है उस चंद्र ग्रहण में, जिसे रक्त चंद्र कहते हैं। मैंने आपको बताया कि उसी दिन होलिका दहन भी है, तो होलिका दहन में आएंगे, लेकिन उसके पहले एक कहानी कि कहां से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की कहानी शुरू होती है हमारे ग्रंथों में। आप सब लोगों ने सागर मंथन की बात कई बार अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीकों से सुनी होगी, एक दो बार तो मैंने भी बताई हुई है, इसलिए उसके भी बहुत विस्तार में नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों को पता होगा। उसमें विस्तार से बताया हुआ है कि सागर मंथन के पीछे की कहानी क्या थी। तो हुआ ये था कि एक बार देवों की शक्तियां कम होने लग गई थी और असुरों की शक्तियां बहुत बढ़ने लग गई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि हम सबको सागर मंथन की जरूरत है, जिसमें से निकलेगा एक अमृत कलश, और अमृत कलश को पीकर सारे देव अमर हो जाएंगे। मगर समस्या यह थी कि यह चीज अकेले देव नहीं कर सकते थे, उनको इस सागर मंथन के लिए असुरों का भी साथ चाहिए था। असुरों की भी जरूरत थी कि एक तरह से असुर खींचेंगे, दूसरी तरफ से देव खींचेंगे। बाकी सब आपको मालूम है कैसे पर्वत को उल्टा करके डाला गया, कैसे वासुकी ने अपना काम करना शुरू किया सागर मंथन की वह रस्सी बनने में, नीचे कैसे कूर्म अवतार में विष्णु जी कछुए के रूप में लगे, क्योंकि वह जो पर्वत था वह ध्वंस जा रहा था। और फिर एक एक करके जब उसको मथना शुरू किया सागर मंथन, तो एक एक करके चीजें निकलनी शुरू हुई, जिनमें से कामधेनु गाय निकली, लेकिन अमृत के पहले विष निकला, जिसको शिवजी ने ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया, जिसके कारण शिवजी का नाम नीलकंठ पड़ा। यह सब हमको पता है, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। महाशिवरात्रि अभी अभी गई है 9, आपको नहीं पता होगा तो भी महाशिवरात्रि के आसपास ये सब कहानियां आपने फिर से सुनी ही होंगी। अंत में धन्वंतरी जी, जिनके नाम पर आप धनतेरस मनाते हैं, हर साल हम सब मनाते हैं, उनको स्वास्थ्य का देवता भी माना गया, वे अमृत कलश लेकर निकले। अब अमृत कलश का बंटवारा कैसे हुआ? झगड़ा होने लग गया। तब फिर मोहिनी अवतार लेकर विष्णु जी आए, एक तरफ सारे देवों को बिठाया, दूसरी तरफ सारे असुरों को बिठाया। एक तरफ देवों को अमृत पिला रहे थे, लेकिन नृत्य करते करते जब असुरों की तरफ जाते थे, वो अमृत का जो कलश था उसको बदलकर मदिरा का कलश कर देते थे, ताकि असुर लोग मदिरा पीते रहें, सोमरस पीते रहें और यहां पर सबको अमृत मिले देवों को। ये सब जब चल रहा था तो एक राक्षस ने ये होते हुए देख लिया और वो चुपके से जाकर असुरों की तरफ से घूमकर आकर देवों की तरफ बैठ गया। देवों की तरफ बैठा और जब उसका मौका आया, वह जब बिल्कुल अमृत ग्रहण करने वाला था, तब सूर्य और चंद्र ने देख लिया और विष्णु जी को इशारा किया। विष्णु जी अपने असली रूप में आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र जाकर उस राक्षस को बीच से 2 भागों में काट दिया। समस्या ये हो गई कि उसके पहले अमृत अंदर जा चुका था, तो वह अमर हो चुका था। अब वह राक्षस जो एक था, उसका जो सिर हुआ वह कहलाया राहु और जो धड़ हुआ वह कहलाया केतु। अब ये राक्षस के 2 टुकड़े क्यों हुए थे? सूर्य और चंद्र की वजह से। उन्होंने ही विष्णु जी को सूचना दी थी, तो इसलिए
राहु और केतु समय समय पर इन दोनों पर ग्रहण लगाते रहते हैं। यह पौराणिक कहानी है। चंद्र ग्रहण ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटना माना जाता है। इस समय सारे ग्रहों की ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण आप पर असर पड़ता है। कुछ लोगों के लिए परिवर्तन और स्पष्टता का समय हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भावनात्मक अशांति, क्रोध और भ्रम का समय भी हो सकता है। किसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह निर्भर करता है आपकी कुंडली पर, आपकी राशि पर, और चंद्रमा का स्थान आपकी कुंडली में कहां पर है इस समय, उस पर मैं बताने वाला हूं कि अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।